देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे ट्राइंगल। जो ट्राइंगल है वो कक्षा 10th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6। ट्राइंगल, ट्राइंगल यानी होता है त्रिभुज। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल की डेफिनेशन देखेंगे कि ट्राइंगल किसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम चैप्टर जो 6 है उसका इंट्रोडक्शन आपको करवाएंगे कि उसमें क्या क्या इंट्रोडक्शन के तौर पर आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ लेते हैं कि ट्राइंगल क्या होता है। तो एक त्रिभुज होता है वो समतल पर स्थित तीन सरल रेखाओं से मिलकर बनता है। यानी तीन सरल रेखाओं से मिलकर बनी घिरी बंद आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। यानी तीन रेखाओं से गिर करके जो आकृति बनती है उसे हम त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पर हम डेफिनेशन लिख देते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले हम डाल देते हैं त्रिभुज। त्रिभुज क्या होता है? देखिए यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि ट्राइंगल क्या होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि तीन सरल रेखाओं हम लिखते हैं यहाँ पर तीन सरल रेखाओं यानी थ्री सिंपल लाइन। तीन सरल रेखाओं से घिरी का मतलब है बंद। तीन सरल रेखाओं से घिरी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। तीन सरल रेखाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। और त्रिभुज की जो साइड होती हैं वो यही रेखाएं कहलाती हैं। तो तीन सरल रेखाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। ये आपकी त्रिभुज की डेफिनेशन हो गई कि त्रिभुज क्या है या त्रिभुज कहलाता है, या जो आकृति होती है वो त्रिभुज कहलाती है जो तीन रेखाओं से मिलकर बनती है। और ये जो तीन रेखाएं होती हैं यही त्रिभुज की भुजाएं कहलाती हैं। और जहां पर ये भुजाएं मिलती हैं आपस में उन्हें त्रिभुज के शीर्ष यानी वर्टिसेज कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि तीन सरल रेखाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है यानी कि ट्राइंगल कहलाती है। और यहाँ पर लिखेंगे कि जिन रेखाओं से ये आकृति बनती है, यहाँ पर लिखेंगे कि जिन सरल रेखाओं से किन से? तीन सरल रेखाओं से। जिन सरल रेखाओं से यह आकृति बनती है, जिन सरल रेखाओं से यह आकृति बनती है उन्हें त्रिभुज की भुजाएं कहा जाता है। उन्हें त्रिभुज की क्या कहा जाता है? भुजाएं। उन्हें त्रिभुज की भुजाएं यानी साइड कहते हैं, भुजाएं कहते हैं। यानी कि जिन रेखाओं से मिलकर के त्रिभुज हमारा बनता है उसे हम त्रिभुज की भुजाएं कहते हैं। जो तीन भुजाओं से मिलकर के हमारा त्रिभुज बनता है तीन सरल रेखाओं से, उन्हीं सरल रेखाओं को हम साइड्स के रूप में जानते हैं। यानी वो जो रेखाएं होंगी वो हमारी भुजाएं कहलाएंगी। और ये रेखाएं जहां पर मिलेंगी हमारी जिस पॉइंट पर, उसे कहेंगे वर्टिसेज यानी शीर्ष। त्रिभुज के जो शीर्ष होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? जहां पर ये भुजाएं आपस में एक दूसरे से मिलती हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ये भुजाएं या ये भुजाएं या ऑब्लिक में लिखेंगे हम रेखाएं। ये भुजाएं या रेखाएं जहां पर एक दूसरे को मिलती हैं, एक दूसरे को मिलती हैं या फिर टच करती हैं, मिलती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे त्रिभुज के शीर्ष के रूप में जाना जाता है। यानी वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल। उसे त्रिभुज के शीर्ष के रूप में जाना जाता है। उसे त्रिभुज के शीर्ष के रूप में जाना जाता है। त्रिभुज का शीर्ष क्या होता है? जहां पर तीन रेखाएं, जो दो रेखाएं आपस में मिलती हैं उसे हम त्रिभुज का शीर्ष कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर मैं एक त्रिभुज बनाता हूं कि ये हमारा क्या है? एक त्रिभुज है। ये हमारा एक ट्राइंगल है और ये तीन सरल रेखा खंडों से या तीन रेखाओं से मिलकर बना है। और ये ए बी और सी इसके कोण हैं। और ये
इसकी भुजाएं हैं और ये इसकी क्या है, भुजाएं हैं, और ये इसके एंगल हैं। तो देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक भुजा है ए बी, एक है बी सी और एक है सी ए या ए सी। तो इन भुजाओं से, तीनों भुजाओं से मिलकर के जो बंद आकृति बनी है ये हमारी एबीसी नाम का एक त्रिभुज कहलाएगी। और इस त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, भुजा सी है, भुजा ए है और भुजा बी है। अब देखिए त्रिभुज को किसके संकेत के रूप, यानी त्रिभुज को हम संकेत के रूप में लें तो त्रिभुज का संकेत क्या होता है, तो त्रिभुज का संकेत यानी कि ट्राइंगल का जो इंडिकेशन का वो होता है त्रिभुज का संकेत। तो त्रिभुज का संकेत होता है ये वाला, ऐसा एक छोटा सा त्रिभुज बना दिया जाता है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि त्रिभुज एबीसी, तो मैं यहाँ पर ऐसा साइन लगा के एबीसी लिख देता हूँ, तो ये मेरा कहलाएगा त्रिभुज एबीसी। तो इस प्रकार से इसको दर्शाते हैं। अब देखिए यहाँ एक त्रिभुज की यानी ट्राइंगल की एक डेफिनेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है कि तीन सरल रेखाओं से मिलकर बनी बंद आकृति को या तीन सरल रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। और जिन रेखाओं के द्वारा यह आकृति बनती है उन्हें त्रिभुज की भुजाएं कहते हैं। और ये भुजाएं या फिर रेखाएं जहां पर एक दूसरे से मिलती है उसे त्रिभुज का शीर्ष यानी वर्टिसेज कहते हैं। यहाँ तक आपने पढ़ा। इसके बाद हमने आपको बताया कि ये एक त्रिभुज है जो त्रिभुज एबीसी के नाम से जाना जाता है और ये इसकी भुजाएं हैं। यानी सी के सामने की भुजा सी हो जाएगी, कोण सी के सामने की भुजा स्मॉल सी, ये इसके सामने की भुजा ये ए हो गई और इसके सामने की भुजा बी हो गई। इस प्रकार से अब हम पढ़ते हैं कि सर्वांग सम और समरूप त्रिभुज क्या होते हैं, या फिर सर्वांग सम और समरूप जो आकृतियां होती हैं वो क्या होती हैं, यानी कि जो कॉन्ग्रुएंट जो फिगर्स होते हैं वो क्या होते हैं और जो सिमिलर फिगर्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम सर्वांग सम आकृतियां। तो यहाँ पर मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। पहले यहाँ पर मैं डाल देता हूँ कि सर्वांग सम आकृतियां कौन सी होती हैं और उनकी परिभाषा लिख देता हूँ। सर्वांग सम आकृतियां यानी किन आकृतियों को हम सर्वांग सम आकृतियां यानी कॉन्ग्रुएंट फिगर के रूप में जानते हैं। तो ऐसी आकृतियां या ऐसे दो त्रिभुज जिनके आकार और आमाप समान हो, यानी शेप एंड साइज आर इक्वल, यानी शेप और साइज जिन त्रिभुजों की या जिन दो आकृतियों की शेप और साइज समान हो उसे हम सर्वांग सम यानी कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल या कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के नाम से जानते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सर्वांग सम और सिमिलर का मतलब होता है समरूप आकृतियां। तो यहाँ पर सर्वांग सम आकृतियां पढ़ रहे हैं हम, तो यहाँ पर पढ़ेंगे जिन दो आकृतियों की माप यानी कि जिन दो आकृतियों का आकार तथा अमाप, यहाँ पर लिखेंगे जिन दो आकृतियों यानी दो आकृति हम कोई भी ले लें तो उन आकृतियां जिन दो आकृतियों का आकार यानी शेप, जिन दो आकृतियों का आकार तथा आमाप का मतलब होता है साइज, जिन दो आकृतियों का आकार तथा आमाप समान हो, जिन दो आकृतियों का आकार तथा आमाप समान हो उन्हें हम सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम सर्वांग सम यानी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स के नाम से जाना जाता है। सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं या वे आकृतियां सर्वांग सम आकृतियां होती हैं, उन्हें हम सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं। अब यहाँ पर आपने देखा है कि दो ऐसी आकृतियां या दो ऐसे त्रिभुज जिनके आकार और आमाप समान हो, यानी उनकी शेप भी समान हो और उनकी साइज भी समान हो, उसे हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या, सिमिलर फिगर्स यानी समरूप आकृतियां कौन सी होती हैं। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे समरूप आकृतियां। इसके नाम से पता चल रहा है समरूप यानी समान रूप वाली हो। समरूप आकृतियां कौन सी होती हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे जिन दो आकृतियों का, यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं जिन दो आकृतियों का आकार, जिन दो आकृतियों का आकार कैसा हो, उनका आकार
और आमाप। अब देखो, आकार का मतलब होता है शेप और आमाप का मतलब होता है साइज। तो उनका आकार, यानी कि जो हमने अभी देखा कि सर्वांग सम आकृतियां कौन सी होती हैं, जिनका आकार यानी कि शेप भी समान हो और क्या साइज भी समान हो, उसे हम सर्वांग सम आकृतियां कहते हैं। लेकिन समरूप आकृतियां में साइज मैटर नहीं करती, सिर्फ उसका आकार मैटर करेगा, उसका आकार कैसा है। साइज चाहे उसकी कितनी भी बड़ी हो, हम उसको रेशो के रूप में देखेंगे। तो जिन दो आकृतियों का आकार कैसा हो, आकार हो जाएगा इनका समान। जिन दो आकृतियों का आकार समान हो, आकार समान हो और आमाप यानी कि साइज, आमाप समान न हो, आमाप समान न हो, उन्हें हम समरूप आकृतियां कहते हैं। न हो उन्हें हम कैसी आकृतियां कहते हैं, समरूप आकृतियां कहते हैं। देखिए यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए, उन्हें हम समरूप आकृतियां कहते हैं। तो कौन सी आकृति होंगी, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि वे आकृतियां जिनका आकार और आमाप दोनों समान हो, यानी कि शेप और साइज जिन फिगर्स की सेम होती है, उन्हें हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। लेकिन जिन आकृतियों का केवल आकार यानी कि शेप समान हो और उनकी साइज समान न हो, साइज उनकी डिफरेंट डिफरेंट हो, एक इतना बड़ा है, एक इतना बड़ा त्रिभुज है, और भी बड़े हैं, लेकिन उनका आकार कैसा हो, समान हो, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, समरूप आकृतियां कहते हैं। अब यहाँ पर दो चार लाइन हम और लिखेंगे कि सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कि, या हो सकती है यहाँ पर हम स्टार लगा के लिखेंगे कि सभी सर्वांग सम यानी कि ऑल कॉन्ग्रुएंट, सभी सर्वांग सम जो आकृतियां होती हैं वो कैसी होती हैं, समरूप होती हैं। सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं। कैसी होती हैं, समरूप होती हैं। सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां, लेकिन सभी समरूप आकृतियां क्या नहीं होती, सर्वांग सम नहीं होती। सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम नहीं होती, सर्वांग सम नहीं होती, सर्वांग सम नहीं होती हैं। देखिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि सभी जो सर्वांग सम आकृतियां होती हैं वो समरूप होती हैं। क्यों होती हैं सभी सर्वांग सम आकृतियां समरूप, क्योंकि समरूप आकृतियों की परिभाषा है कि जिन दो आकृतियों का आकार समान हो और आमाप समान न हो, उन्हें हम समरूप आकृतियां कहते हैं। और समरूप आकृतियां में ये सर्वांग सम जो सारी आकृतियां होंगी वो समरूप आकृतियां होंगी, लेकिन जो समरूप आकृतियां होती हैं वो सभी सर्वांग सम नहीं होती। कुछ आकृतियां होंगी जो क्या होंगी, सर्वांग सम होंगी, लेकिन सभी नहीं होंगी, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम नहीं होती। तो इसके बाद हम अब एक और लाइन लिखते हैं, अगला नेक्स्ट, दो बहुभुज, समान भुजाओं वाले दो बहुभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। समान भुजाओं वाले दो बहुभुज, क्योंकि बहुभुज क्या होता है, तीन या तीन से अधिक रेखाखंडों से बनी या रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है, और बहुभुज को हम इंग्लिश में पॉलीगन कहते हैं। तो समान भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। कब होते हैं, समान भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि ये कंडीशन हमारी फॉलो हो रही हो कि नंबर एक पे उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो। संगत कोण कोरेस्पोंडिंग एंगल, संगत कोण कैसे हो, बराबर हो, संगत कोण बराबर हो। और क्या हो, और उनकी संगत भुजाएं, जो संगत भुजाएं यानी कोरेस्पोंडिंग साइड, संगत भुजाएं कैसी हो, प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपाती, संगत भुजाएं समानुपाती हों। कैसी हों, समानुपाती हों। जब जाकर के
वे दोनों बहुभुज कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, इक्वल हो, एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, तभी जाके वे दोनों पॉलीगन क्या होंगे, सिमिलर होंगे। इसके बाद हम देखते हैं त्रिभुज की एक भुजा के पैरेलल, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं, अन्य दो भुजाओं, त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर या भिन्न भिन्न बिंदुओं पर, भिन्न भिन्न किस पर, बिंदुओं पर, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करने वाली, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट, प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाती है। त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाती है, एक रेखा खींची जाती है, और वह रेखा होती है वो तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है, खींची जाती है, खींची जाती है तो यह, खींची जाती है तो यह रेखा, यह जो रेखा होती है वो अन्य दो भुजाओं को, यह रेखा अन्य दो भुजाओं को, यह रेखा अन्य दो भुजाओं को क्या करेगी, यह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यह जो रेखा है वो तीसरी लाइन के समांतर खींची गई है, जो अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, वो उन दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। इसके बाद एक और पॉइंट हम पढ़ते हैं कि त्रिभुज की जो एक रेखा होती है, त्रिभुज की एक रेखा, यहाँ पर लिखेंगे हम कि त्रिभुज, त्रिभुज को एक रेखा जो त्रिभुज की, त्रिभुज को एक रेखा जो त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, समान अनुपात में विभाजित करती है। देखिए यहाँ पर इसका विपरीत है कि त्रिभुज को एक रेखा जो त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं को समान अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है, त्रिभुज को विभाजित करती है, तो वह क्या होगी, तीसरी रेखा के समांतर होगी, करती है तो वह रेखा, जो रेखा, वह रेखा क्या होगी, वह रेखा तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी, वह रेखा तीसरी भुजा, वह रेखा तीसरी भुजा के, तीसरी भुजा के कैसी होगी, समांतर होगी, वह रेखा तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हमने आपको अभी बताया कि त्रिभुज किसे कहते हैं, तो तीन सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को, या तीन सरल रेखाओं से घिरी बंद आकृति को, या तीन सरल रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। और त्रिभुज की जो ये तीन रेखाएं होती हैं इन्हें त्रिभुज की भुजाएं कहा जाता है, जिन्हें हम साइड कहते हैं, साइड्स कहते हैं। और जो जहां पर ये भुजाएं मिलती हैं उसे हम वर्टिसेज यानी शीर्ष कहते हैं। और त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, और त्रिभुज को हम त्रिभुज वाले ऐसे चिन्ह से इंडिकेट करते हैं, ये त्रिभुज का साइन है इस तरह का, इसे क्या कहते हैं, त्रिभुज कहा जाता है। इस तरह से यदि हम संकेत करना है तो हम त्रिभुज इसे बना देंगे। और हमने पढ़ा था कि सर्वांग सम आकृतियां क्या होती हैं, तो दो आकृतियां या दो त्रिभुज जिनके आकार तथा आमाप यानी साइज और शेप उनकी समान हो तो उसे हम सर्वांग सम त्रिभुज कहते हैं। और जिन आकृतियों की आकार समान हो लेकिन उनका आमाप आवश्यक रूप से समान न हो उन्हें हम समरूप आकृतियां कहते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते हैं यानी कि सर्वांग सम जो आकृतियां होती हैं वे कैसी होती हैं, वे समरूप होती हैं, लेकिन समरूप जो आकृतियां होती हैं वो हमेशा
आवश्यक रूप से क्या नहीं होती, सर्वांग सम नहीं होती। इसके बाद हमने ये पढ़ा है कि समान भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत कोण बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों। संगत भुजाएं समानुपाती हों। त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, जैसे कोई त्रिभुज है उसकी एक भुजा के समांतर हम क्या करेंगे, दो अन्य भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींचते हैं तो वह रेखा उस तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी, ये तो हम जानते हैं। लेकिन वह रेखा दोनों अन्य भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करेगी। इसके विपरीत जब हम देखते हैं कि एक जो रेखा होती है वो त्रिभुज की दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है और वह उन दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, तो वह तीसरी भुजा के क्या होगी, समांतर होगी। यहाँ तक हमने पढ़ा है। अब हम इसके बाद अगला पढ़ते हैं।